तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिर एक ओपन एंडेड टॉपिक है। और ऐसे टॉपिक्स पे समझा जाता है कि लिखना टफ है, जैसे कि डिजिटल डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। इसको तीन डिफरेंट कलर्स में मैं कर देता हूँ: डिजिटल डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। डिजिटल डेमोक्रेसी के बाद कोलन है, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अब ऐसे टॉपिक्स का लिंक आपने खुद बनाना होता है। जैसे कि मैं पहले दिन से, जब से ऐसे आपको पढ़ाना शुरू किया है मैंने, तो मैं आपको एक बात करता होता हूँ कि बेटे, टॉपिक के ऊपर ऐसे नहीं लिखा जाता, प्रॉम्प्ट पे लिखा जाता है। देखो, अगर तो आप राइटर हो, राइटर्स क्या करते हैं, वो उन्होंने अपनी मर्जी से ऐसे लिखना होता है। वो ऐसे के दौरान फिर टॉपिक चेंज भी कर सकते हैं, बिल्कुल 180 डिग्री पे। वो कौन सा राइटर है? वो जिन्होंने रिसालों में देने हैं या खुद अपने ऐसे छपवाने हैं, जो कि जिन्होंने कहीं इवैल्यूएशन नहीं करवानी। अब क्योंकि हमने इवैल्यूएशन करवानी है अपने ऐसे की, तो फिर इवैल्यूएशन के अंदर कोई ना कोई स्टैंडर्ड तो देखा जाता है ना। इवैल्यूएशन का मतलब ही यही है कि आप किसी एक चीज को स्टैंडर्ड मान के बाकी चीजों को उससे परखो। तराजू के एक पलड़े में उस स्टैंडर्ड को रख दो और बाकी जो आप लिख रहे हो उस पलड़े के मुताबिक तोलो उसे। अब मुझे आप ये बताओ कि डिजिटल डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, क्या लिखूं इसके ऊपर? क्या प्रॉम्प्ट है इसका? क्या स्टांस उठाऊं मैं? पहली बात तो मुझे यही नहीं समझ आ रही, डिजिटल डेमोक्रेसी से क्या मुराद है? क्या इसे मैं ये कहूं, इम्पैक्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑन डेमोक्रेसी? या मैं इसे ये कहूं, डेमोक्रेसी इन मॉडर्न डिजिटल वर्ल्ड? डिजिटल डेमोक्रेसी से मैं ये मुराद ले सकता हूं? अच्छा, फिर मैं डेमोक्रेसी के ऊपर अगर बात करूं, तो डेमोक्रेसी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? फ्रीडम, इक्वालिटी, दो बुनियादी चीजें यही हैं। अच्छा, अब ये हो गई पहली बात। तो डेमोक्रेसी के मुतल्लिक हम लोग समझते हैं कि ऐसा सिस्टम है, ऐसी थीरी है, ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसमें अगर कोई सिस्टम डेवलप किया जाता है, द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस,
तो उसमें फ्रीडम होती है, इक्वालिटी होती है, इक्वल राइट्स होते हैं, प्रोटेक्शन होती है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। कोई एक शख्स या कोई एक ग्रुप किसी मुल्क की किस्मतों का फैसला नहीं कर सकता। अपनी मुल्क की किस्मत का फैसला अवाम खुद करती है। डेमोक्रेसी में क्या यही चीजें है ना जी? हम्म। यस सर, यही है। हाँ। और डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों की होती है। लोग रूल करते हैं उसमें। अब पाकिस्तान की सारी अवाम कितनी, 23 करोड़, 24 करोड़? सर ऑलमोस्ट 25। ऑलमोस्ट 25। अब ये सारी अवाम अवाम जाके असेंबली हॉल में बैठ सकती है ताकि खुद सारे नो फैसले? सर। नहीं बैठ सकती। फिर क्या करते हैं? अवाम जो है वो चुन लेती है अपने नुमाइंदों को कि जाओ जाके हमें रिप्रेजेंट करो। और जो हमारी नीड्स हैं, जो हमारी विशेस हैं, जो हमारी वांट्स हैं, जो हमारे प्रिविलेजेस हैं, उनको फुलफिल करो। अब जब वो रिप्रेजेंटेटिव जाके बन अब वो जब रिप्रेजेंटेटिव, अच्छा, फिर ये रिप्रेजेंटेटिव चुनने का जो अमल होता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्शन। अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के जो असेंबली में भेजने का अमल है, दैट इज कॉल्ड इलेक्शन। इलेक्शन के दो मेन पिलर्स हैं। एक वोट गिवर और दूसरा वोट रिसीवर। दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वोट गिवर भी, वोट रिसीवर भी। अच्छा। लेकिन जब खराबी पैदा होती है तो वो कहां से पैदा होती है? कि जिसने वोट देना है वो जाहिल है, उसको ट्रेनिंग ही नहीं है, पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं है उसकी। और वैसे भी हम पॉलिटिक्स को डोमिनेंटली एक नेगेटिव कॉनोटेशन दे चुके हैं। जरा अपने वर्कडे लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में जरा देखो, हम पॉलिटिक्स का लफ्ज कहाँ यूज करते हैं? यार मैं ऑफिस से बड़ा तंग आ गया, वहां बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है। यार ये तेरा सियासी बयान है कि सही है? तो हमारे यहाँ, वेयर वी लिव इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, द वर्ड पॉलिटिक्स हैज नेगेटिव कॉनोटेशंस नाउ। बल्कि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पॉलिटिक्स जो है, ये तो हमारी जिंदगियों में रच रची बसी हुई है। पॉलिटिक्स के थ्रू ही एग्रीमेंट्स होते हैं, पॉलिटिक्स के थ्रू ही रिलेशनशिप्स बनते हैं। पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं इस वक्त मैं। पॉलिटिक्स के थ्रू ही एग्रीमेंट्स होते हैं, पॉलिटिक्स के थ्रू ही रिलेशनशिप्स बनते हैं।
पॉलिटिक्स के थ्रू ही कोई नेशन को कम्युनिटी डेवलपमेंट की तरफ जाती है। पॉलिटिक्स के थ्रू ही कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाता है। पॉलिटिक्स के थ्रू ही कॉन्फ्लिक्ट्स की रेजोल्यूशन होती है। पॉलिस पॉलिटिक्स के थ्रू ही पीस प्रोसेस है। तो पॉलिटिक्स कहां से गंदी हो गई यार? पॉलिटिक्स तो डायलॉग्स का नाम है। अब खराबी कहां से पैदा होती है कि जो वोट देने वाले हैं उनके पास कोई क्राइटेरियन ही नहीं है वोट देने का। वो किस बेस पे वोट दे रहे हैं? बरादरी बेस पे? बदमाशी बेस? सर गांव। जी सर। हाँ, कल्चर बेस पे? सर पक्की सड़क बनवा दी डेरे की तरफ, इसलिए उनको वोट देंगे। हाँ, पक्की सड़क बनवा दी, नाली बनवा दी। यानी कि आप ये और सर देखोगे। हम्म। अबाब हाजी साहब ने कह दिया। हाँ, तो अबू ने कह दिया कि इसको वोट देना है तो देना है, हालांकि कितनी मुकद्दस अमानत है ये वोट। ओ, ये नहीं समझ आती लोगों को कि भाई वोट नहीं दे रहे तुमने खुद जाके असेंबली में बैठना है। लेकिन शऊर इतना है ही नहीं कि लोग, अच्छा। अच्छा, इसके बैकग्राउंड में ना वो कॉलोनियल माइंडसेट भी है, क्योंकि फैसले तो कॉलोनाइजर्स करते थे ना, हम लोग तो गुलाम थे। और कॉलोनियल माइंडसेट खत्म होते होते फिर सदियां बीत जाती हैं। टू गेट रिड ऑफ दिस स्पेसिफिक कॉलोनियल माइंडसेट इज अ हैवी टास्क। इट इज अ हैवी टास्क। एंड कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली the post-colonial societies and the post-colonial nations remain slaves for a long time। तो लोगों को तो यही नहीं पता कि वोट असल में दे रहे हैं तो हम असेंबली में जा रहे हैं। एक बात, यहां से होगी खराबी स्टार्ट, कि पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं है, पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है। वोट देने वालों को तमीज ही नहीं है कि वोट किस क्राइटेरियन या किन क्राइटेरिया की बुनियाद पर देना है। फैमिली लव है, पर्सनैलिटी लव है, जोश है, खरोश है। ये नहीं देखना जोशो खरोश के अलावा कि जो मुल्क जिसके अंदर रह रहे हो, जिसने तुम्हें छत दी हुई है, उस मुल्क के लिए भी सोचना है। ऑलमोस्ट एवरी पर्सन थिंक्स अबाउट हिज ओन स्किन। वोट उसको देना है जिसने मेरे बेटे को चपड़ासी लगवाना है। ये हो गई शुरुआत। उसके बाद क्या हुआ कि अब जो असेंबली में जिनको भेजा, वो लोग भूल गए कि वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। वो लोग भूल गए कि वो सर्व कर रहे हैं। वो लोग भूल गए कि उनको एक जिम्मेदारी दी गई है। उनकी अयाशियां नहीं खत्म होती। मर्जी के अपने कैबिनेट्स बना रहे हैं। और मर्जी के कैबिनेट्स के अंदर जो है वो जिसको चाहे नवाज दें और मिनिस्टर बना दें।
तो पावर गेम स्टार्ट हो गई ना फिर, एक पावर स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया। तो जो रिश्ता था वोट गिवर का, वोट रिसीवर का, जो रिश्ता था रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटर और रिप्रेजेंटेड का, वो तो खत्म हो गया। वो रिश्ता तो फिर नए, एक रिलेशनशिप उसके अंदर एक नया उसने शक्ल इख्तियार कर ली। और वो क्या शक्ल थी? आका और गुलाम की। सपोर्ट में ब्यूरोक्रेसी लगी हुई है फिर। आका और गुलाम का जो कल्चर जो ब्यूरोक्रेसी में है, उसको फिर ये जो गवर्नमेंट में जो पॉलिटिशियंस होते हैं, फिर वो एंजॉय करते हैं, पूरा शेयर करते हैं उसको। दे फीड अपॉन ईच अदर, दे स्ट्रेंथन ईच अदर टू सप्रेस दो स्टूपिड्स हु वोटेड देम। तो पॉलिटिक्स पे हमने बात की, इलेक्शन पे बात की, डेमोक्रेसी पे बात की, तो फिर डेमोक्रेसी फिर कहाँ रह गई? एक घर है, फर्ज करें एक घर है। उस घर में कुछ लोग रहते हैं। घर के सारे लोग कमाते हैं। कमाने के बाद अपने पैसे का शेयर दे देते हैं एक बड़े को। या तो शेयर दे देते हैं, या वो बड़ा फिर जबरदस्ती वो हथिया लेता है। और वो उसी घर के अंदर जुल्म शुरू कर देता है फिर। घर वालों को पता ही नहीं कि जो हमने टैक्स दिया था अपने बड़े को, वो किधर लग रहा है। भाई ये सादा सी घर की मिसाल ले लो ना। चार बेटे कमाने वाले हैं। और कमा के पैसे दे रहे हैं अपने अब्बू जी को। और अब्बू जी जो हैं वो पता ही नहीं कि पैसे किधर लगा रहे हैं। घर में ना रोटी पक रही है, ना चूल्हा जल रहा है। वो किधर जा रहे हैं उनके पैसे? तो अब्बू जी को अकाउंटेबल तो होना चाहिए ना। फिर अब्बू जी ने क्या किया कि घर का कुछ हिस्सा भी बेच दिया। फिर किसी को किराएदार रख लिया। और आप लोगों को घर से निकाल दिया, या घर से निकलने पर मजबूर हो गए आप। ये कैसा पॉलिटिकल सिस्टम है भाई? तो खराबी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में है। कभी इधर की बात करना, कभी उसको जिम्मेदार ठहराना, कभी उसको जिम्मेदार ठहराना। कौन बंदा पॉलिटिक्स में जाता है तो जो जो बदमाश होता है। शरीफ आदमी का तो काम नहीं है यहां पर ना पॉलिटिक्स में जाना। अब ये वो फैक्ट्स हैं जिनको हम सब लोग जानते हैं, समझते भी हैं, लेकिन हमने कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई हैं। अच्छा। अब इस सारे सीन के अंदर हुआ क्या कि जैसा भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, किसी मुल्क में अच्छा है, किसी मुल्क में बहुत अच्छा है, किसी मुल्क में बुरा है, किसी मुल्क में बहुत बुरा है। इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जब इम्पैक्ट आया डिजिटलाइजेशन का, तो जो पहला बेनिफिट हुआ वो ये हुआ, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। डिजिटलाइजेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन जो पहले हाइड कर ली जाती थी या हो जाती थी, वो लोगों तक पहुंचने लग गई। दूसरा फायदा ये हुआ, ऑनलाइन न्यूज
सोर्सेज हमारे पास आ गए। पहले तो अनजाने में मारे जाते थे ना। अवाम की किस्मतों के फैसले जहां पर हो रहे हैं, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए जा रहे हैं, जो मुआहदे किए जा रहे हैं, जो डील्स की जा रही है, अवाम को पता ही नहीं चलता था उसका। तो ये डिजिटलाइजेशन ने आके रिवील कर दिया, एक्सपोज कर दिया। फिर बने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने ये किया, अच्छा एक मीडिया पहले भी मौजूद था, बॉयज एंड गर्ल्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पहले भी था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल होता है। ये जब सोशल है। मीडिया आया, जी, ये जो सोशल मीडिया आया तो ये बेलगाम था। इसने मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत जनरेट की, लेकिन इसने जो अच्छा काम किया वो ये किया कि इसने लोगों को, इंडिविजुअल्स को इस काबिल बना दिया कि वो भी पॉलिटिकल प्रोसेस का पार्ट बने, वो भी अपनी ओपिनियंस को शेयर करे, और लाइक माइंडेड लोग जो हैं वो आपस में मिल बैठे। तो जो हमारा टॉपिक है, अब कुछ उसका नाग नक्शा बनता हुआ नजर आता है कि डिजिटल डेमोक्रेसी कि डिजिटलाइजेशन जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आई, सोशल मीडिया ने क्या रोल प्ले किया कि लोगों की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ गई, और जो डेमोक्रेसी का सीन था वो चेंज होता हुआ नजर आता है। तो अपेरेंटली अगर आपको कोई लिंक इसका नहीं बनता हुआ नजर आ रहा तो अब देखिए। तो मैं आपसे क्या कहता हूं बेटे, कि जो टॉपिक होता है उसके ऊपर ऐसे नहीं लिखा जाता। टॉपिक के अंदर जो प्रॉम्प्ट छुपा होता है, जिस प्रॉम्प्ट के ऊपर आपने अपना स्टांस बनाना होता है, आपने उसको एक्सप्लोर करना है। तो डिजिटलाइजेशन, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक प्रोसेस और डेमोक्रेसी, इसके अंदर क्या रेवोल्यूशन लेके आया, हमने उसको देखना है। और फिर ये देखना है कि स्पेसिफिकली सोशल मीडिया का क्या रोल है। डिजिटलाइजेशन जो है ये तो अम्मी जान है ना, सोशल मीडिया तो उसका बेबी है। डिजिटलाइजेशन जो है वो तो एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, सोशल मीडिया उसका बेबी है। यानी ये कोई इतना ओपन एंडेड टॉपिक नहीं है जितना फर्स्ट ग्लांस के अंदर ये नजर आता है। तो डिजिटल डेमोक्रेसी की बात समझ में आ गई। फिर सोशल मीडिया का रोल उसके अंदर हमने एक्सप्लोर करना है कि सोशल मीडिया ने क्या रोल प्ले किया अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डिजिटल डेमोक्रेसी, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डिजिटलाइजेशन, और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन किस तरह से उसके डायनामिक्स चेंज हो गए, किस तरह पॉलिटिकल पार्टीज भी अपनी कंपेन्स को, अपने मोटोज को डिसमिनेट करने लगी, स्प्रेड करने लगी, और किस तरह एक आम बंदे की आवाज, जो कि पहले तो चिंटी जैसी आवाज थी, अब वो शोर करती है, आम बंदे की आवाज भी। इवन अ कॉमन मैन रेजेस हिज वॉइस। अगरचे सोशल मीडिया ने, जैसे मैंने बोला है, कि मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाई है, प्रिवेसी को भी डिस्टर्ब किया है, लेकिन इसके कुछ कारनामे भी हैं।
इसी तरीके से फिर डिजिटल कम्युनिकेशन चैनल्स बने, डिफरेंट सोशल मीडिया ग्रुप्स। उस तरफ से अगर हम देखें तो फिर ऑनलाइन पटिशंस, ऑनलाइन फॉर्म्स, डिजिटल एक्टिविज्म have become tool for citizens to voice their concerns and advocate for change. फिर डिजिटल ईरा ने एक और भी काम किया कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसमें ट्रांसपेरेंसी की कोई उम्मीद बनने लगी, क्योंकि मोबाइल अब हर बंदे के हाथ में है, खाकरोब के हाथ में भी है और कारखानादार के हाथ में भी है। अब कोई हरकत छुप नहीं सकती। तो लिहाजा अब कोई बंदा अगर रिश्वत लेता है, अब कोई बंदा कोई बेईमानी करता है, तो वो सोशल मीडिया पे आता है फिर। और केस इन पॉइंट्स हमारे पास कई बनते हैं कि जब सोशल मीडिया ने किसी क्राइम को कैप्चर किया जिसके ऊपर फिर बकायदा लीगल एक्शन लिया गया। अच्छा, इसके बाद फिर गवर्नमेंट और पब्लिक इंस्टीट्यूशन कैन यूज डिजिटल टूल्स टू शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एक्टिविटीज, बजट्स एंड पॉलिसीज। अब ये गवर्नमेंट का काम है कि वो अवाम को शऊर दे। ये तो चीजें रेसिप्रोकेट करती हैं। हम कहते हैं हुक्मरान अच्छे नहीं, हुक्मरान कहते हैं अवाम गंदी है। ये दोनों ने ही आंखें बंद की हुई। तो जब तुम हुक्मरान बन गए हो और तुम्हारे पास डिजिटल टूल्स मौजूद हैं, तो इन्फॉर्म करो ना अवाम को कि देखो तुम्हारे मुल्क में इस वक्त ये सरमायाकारी हो रही है, ये हमने चीज इंपोर्ट की है, ये चीज हमने एक्सपोर्ट की है, हमारे मुल्क ने कमाया इतना है, हमारे मुल्क ने खर्च इतना किया है, देखो हमारे ऊपर कर्जा इतना है, देखो हमने कर्जा उतारना है। तो ये तो बड़ा अच्छा टूल है। सोशल मीडिया को बकवासियात के लिए यूज करने की बजाय अगर गवर्नमेंट अवाम को ट्रेन करे। अब लेकिन ये खौफ में आ जाते हैं लोग जो साहिब इख्तदार होते हैं कि अगर इनको ट्रेन कर दिया तो हम किधर जाएंगे। तो हम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, यहां तो मुल्क का सवाल पैदा होता है ना। तो जब आप अवाम को ट्रेन करेंगे तो भाई आप अपनी आने वाली नस्लों के ऊपर, नस्लों को एक इक्विपमेंट दे के जा रहे हो, आने वाली नस्लों की खैर करके जा रहे हो आप। समझ बूझ आ जाएगी उनके अंदर। उस इलाके के लोगों को बता दो कि देखो यहां सड़क बनी है, तुम लोगों के टैक्स के पैसों से बनी है और इसका तुमने ख्याल रखना है, भाई तुम ही ने ख्याल रखना है। फिर वो लोग पूछेंगे कि ये जो हमारे पैसों से सड़क बनी है, ये जो हमारे पैसों से सड़क बनी थी, इसको तुमने 6 माह बाद दोबारा क्यों खोदा है? तुम्हें पाइपलाइन पहले डालनी चाहिए थी, क्यों जाया किया हमारा पैसा? बजट बनाओ, लोगों को बजट की सेंस दो बना के। ये सोशल मीडिया के थ्रू काम किया जा सकता है। देखो फिर हमारा टॉपिक देखो, फिर हमारा टॉपिक देखो, डिजिटल डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो सोशल मीडिया को कितने पावरफुल वेज में इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा,
उसके बाद जब ट्रांसपेरेंसी की तरफ मुल्क जाता है तो फिर अकाउंटेबिलिटी भी होती है। जब लोगों को पता होगा कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स क्या कर रहे हैं, कौन सी पॉलिसीज बना रहे हैं, कौन सी पॉलिसीज उनके हक में है, कौन सी पॉलिसीज उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है, उनके लिए नुकसानदेह है, तो वो अकाउंटेबल ठहरेंगे फिर। तो ये कितना शानदार टूल हो सकता है। अगली बात, फिर हम डिजिटलाइजेशन के जरिए हम कई स्कीम्स जो है ना उसका आगाज कर सकते हैं, जैसे जिसको हम ई गवर्नमेंट्स कहते हैं, ई गवर्नमेंट। जैसे कि आजकल जो पासपोर्ट्स हैं वो ऑनलाइन बनते हैं, ऑनलाइन बन रहे हैं, लेकिन अवाम को इतना देखो ना, कितनी बड़ी डाइकोटमी है कि पासपोर्ट का प्रोसेस आपने सारा ऑनलाइन कर दिया, टैक्स के गोशवारे भी आप खुद ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हो, लेकिन उस प्रोसेस को इतना कॉम्प्लेक्स किया कि एक समझबूझ वाला बंदा भी खुद से अप्लाई नहीं कर सकता। तो इल विल और बायस नजर आता है यहां पर। चलो, हम ऐसा करते हैं कि हम कहते हैं कि इल विल और बायस नहीं है, बायसनेस नहीं है, तो भाई अवाम को ट्रेनिंग दे दो इसकी। भाई पूरी अवाम को ट्रेन किया, अब एक क्लास को अगर ट्रेन किया जा सकता है तो पूरी अवाम की ट्रीटमेंट क्यों नहीं की जा सकती भाई। भाई मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर गाने चलाए जा सकते हैं सारा दिन, तो अवाम को यह ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती कि देखो बजट बनाने के ये डायनामिक्स होते हैं, बचत आपने किस तरीके से करनी है, बिजली आपने कैसे बचानी है। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो बड़ा पावरफुल टूल है। फिर अगर ऐसा होता है तो इसका फायदा ये होगा बेटे कि जो अवाम है ना, वो इंटरेक्ट कर पाते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ, सर्विसेज के साथ उनकी एक्सेस हो जाती है, वो डिफरेंट सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, और इस तरीके से वो पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में। कैसे मजे की बात है कि आप अवाम को शऊर देके, तो प्रोसेस है ना पूरा, फिर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी मौजूद है, डिजिटल मीडिया भी मौजूद है, आपके पास सोशल मीडिया भी मौजूद है, आपके पास वो उसकी फिर कई मिसालें हैं, ऊपर कई मिसालें हैं। ये टिकटॉक को देख लें आप, यानी टिकटॉक पे बात जंगल में आग की तरह फैलती है, तो क्यों नहीं प्रॉपरली इसके ऊपर काम किया जाता। अवाम को डिसीजन मेकिंग के अंदर लेके आओ, उनके कुछ एस्पिरेशंस तो देखो, उनकी कुछ डेस्पिरेशंस तो सुनो। तो हुकूमत जब अपनी पॉलिसीज को शेयर करेगी उनके साथ, वो ये स्टेक होल्डर है भाई, वो भी उन्हीं लोगों ने तुम्हें वोट दे के आगे भेजा हुआ है। लेकिन इनकी जाती लड़ाइयां नहीं खत्म होती, उनकी जाती लड़ाइयां नहीं खत्म होती पॉलिटिशियंस की, और यहां अवाम की जहालत नहीं, जज्बातियत नहीं खत्म होती। रिडिकुलस चीज को जरूर देखेंगे सोशल मीडिया के ऊपर, चाहत फतेह अली खान के गाने जरूर सुनेंगे, उसे बुरा भला भी कहेंगे, गाने भी जरूर सुनेंगे उसके। वो माइंडसेट बनाया हुआ है ना ऐसा। जब आप आइकॉन बनाकर पेश करते हो इस किस्म के लोगों को, तो ह्यूमन नेचर है वो रिडिकुलस को देखती है। वो अनकॉमन चीज की तरफ अट्रैक्ट होती है, अनयूजुअल कोई हैपनिंग की तरफ अट्रैक्ट होती है।
तो जब हमने उनको ट्रेनिंग देनी है, एजुकेट करना है, तो हम क्या उसको ड्रामाटाइज नहीं कर सकते? इंडिया वाले करते हैं। इंडिया वालों ने अपने रिलीजन के ऊपर जो है वो डिफरेंट बच्चों के लिए रिलीजन से करेक्टर्स उठा के उन्होंने हनुमान वगैरह और इनका वो बाकायदा कार्टून्स के थ्रू प्रोपोगेट करते हैं उनको वो। बल्कि हमारे बच्चों को भी पता है, अपने हीरोज का पता हो या ना हो। छोटे भीम का पता है सबको, हनुमान का सबको पता है, यहां पाकिस्तान में भी। तो ये होता है एक ताकतवर इस्तेमाल मीडिया का। इसी तरीके से अगला अगर हम पॉइंट देखें, कि ये मैं आवाम की बात कर रहा था। अब डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेके फिर पॉलिटिकल पार्टीज अपनी कंपेन रन करें, लेकिन अपनी कंपेन रन करें ईमानदारी के साथ, पॉपुलिज्म के थ्रू नहीं, जज्बातियत के थ्रू नहीं। वो कंपेन रन करने के थ्रू ही बहुत ज्यादा एजुकेट कर सकते हैं, अगर उनकी नीयत एजुकेट करने की हो। कंपेन के थ्रू ही वो झूठे वादे ना करें। हाँ, बहुत अच्छी एग्जांपल दी है बेटी ने इधर, कि मीडिया के थ्रू ही देखो कि ये जो पैलेस्टाइन का इशू चल रहा है इस वक्त, इसराइल पैलेस्टाइन का, जिसको मीडिया इसराइल पैलेस्टाइन बोलता ही नहीं, इसराइल हमास बोलता है। तो किस तरीके से एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया मीडिया ने। तो इतना पावरफुल सोर्स है। तो मैं यही गुजारिश आप लोगों से कर रहा था बेटे, कि जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी कंपेन्स के थ्रू ही एजुकेट कर सकते हैं लोगों को कि वोट किस तरीके से देना है, किसको देना है, नीड क्या है। अमेरिका में तो वो जो कंटेस्टेंट्स हैं वो मतलब साथ साथ खड़े होके अपनी कंपेन करते हैं। वो उस पर तनकीद करता है, वो उस पर तनकीद करता है। यहां टॉक शो के अंदर बैठ के थप्पड़ मारते हैं एक दूसरे को, गालिब गलौज करते हैं, गंदी जुबान इस्तेमाल करते हैं। ये तो करतूतें हैं पॉलिटिशियंस की, जो कि आइडियल है हमारे। तो इस डिजिटल ईरा के अंदर अपना पॉलिटिकल मैसेज ईमानदारी से लोगों को एजुकेट करने की नीयत से और मुल्क की बेहतरी के लिए इस डिजिटल ईरा के अंदर आप मीडिया के थ्रू बड़ा जबरदस्त तरीके से प्रोपोगेट कर सकते हो। फिर जैसे कि मैंने आगे गुजारिश की आप लोगों से कि मीडिया के अंदर जो मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन के चैलेंजेस हैं ये भी आए। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल किया जा रहा है और किया जा सकता है मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन के लिए, पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए, जिसकी मिसाल अभी राबिया बेटी ने दी। और इससे डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है वो खराब होता है। फिर मैंने प्राइवेसी कंसर्न्स का जिक्र किया कि पर्सनल डाटा चोरी कर लिया किसी का और नुकसान पहुंचाया लोगों को। लेकिन मेन चीज ये है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को एम्पावर करना है डिजिटल डेमोक्रेसी के थ्रू। और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन किसकी? अवाम की।
पॉलिटिकल पार्टीज तो अपना काम पूरा करती हैं। जब मीडिया डेवलप नहीं था तब भी कर रही थी, अब भी कर रही थी। जो जो पॉलिटिशियंस के मकासद होते हैं वो पूरा करते हैं। तो अब जब हम इस डिजिटल वर्ल्ड में शामिल हो गए हैं तो अब फिर जरा टॉपिक देखो, एक दफा फिर टॉपिक देखो। डिजिटल डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। इस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को मैं रेसिप्रोकल भी समझता हूं, लेकिन मैं ज्यादा इसमें यह समझता हूं कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन किसकी, अवाम की चाहिए। यहां आम बंदे को एजुकेट करना चाहिए। यहां वो पॉलिटिकली अवेयर हो, वो पॉलिटिक्स की वो नेगेटिव कॉनोटेशन ना ले। क्योंकि पॉलिटिक्स के बारे में मैंने यहां पर लिखा है कि पॉलिटिक्स तो अग्रीमेंट का, रिलेशनशिप का, डेवलपमेंट का, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का, पीस प्रोसेस का, डायलॉग्स का नाम है। ह्यूमन राइट्स की पासदारी का नाम है। माइनॉरिटी राइट्स के तहफ्फुज का नाम है। लेकिन यहां सिर्फ बदमाशी का नाम है। तो इसलिए मैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में शायद पार्शियल हो रहा हूं। ठीक है। हाँ, ये बात की जा सकती है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के डायनामिक्स जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज को भी बदल के आना होगा मीडिया में। और क्योंकि हमारे ऐसे में सोशल मीडिया के ऊपर बात हुई है, तो सोशल मीडिया पे जो बात हो रही है, तो सोशल मीडिया के थ्रू जो पॉलिटिकल कंपेन्स हैं उसको फ्रूटफुली एग्जीक्यूट करना होगा। शऊर दो अवाम को, एजुकेट करो, तब वो एक प्रॉपरली डेमोक्रेटिक प्रोसेस का पार्ट बनेंगे। तब वो पॉलिटिकली एक्टिव भी होंगे और मोबिलाइज भी होंगे। तब वो उनके उनके जो एक्शंस, उनके जो इंटरेक्शंस हैं वो डायनामिक होंगे। तो ये चंद गुजारिशात थी मेरी। ये कुछ मैं इसके ऊपर आप लोगों से गपशप लगाना चाहता था कि डिजिटल डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो अब हम इसकी प्रॉपरली देखते हैं आउटलाइन। उस आउटलाइन में हम लोग देखते हैं कि अब इस टॉपिक को हम कैसे लेके चलें, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी डिस्कशन के बाद टॉपिक को हम दोबारा लिखते हैं, इधर आउटलाइन को हाईलाइट करते हैं। आउटलाइन में हम पहला हेडिंग देते होते हैं इंट्रोडक्शन का, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में फिर मैं ये दो बातें लिखवाता होता हूं। कॉन्टेक्स्ट लिखें आप, और कॉन्टेक्स्ट में लिखें द डिजिटल ईरा एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेसी। चाको सबाग बांधे। और कॉन्टेक्स्ट देने के बाद फिर अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिखें। और थीसिस स्टेटमेंट में एक रिलेशनशिप बनाएं इन तीनों पार्ट्स का जो कि उन्होंने दिया हुआ है, डिजिटल डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ये मैंने बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं।
किसी स्टेटमेंट में लिखें कि इसका डिजिटल डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का इंटरकनेक्टेड रोल है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए। फिर एक ओवरव्यू दिया जा सकता है कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, जो डिजिटल एडवांसमेंट हुई है, वो किस तरीके से उन एडवांसमेंट्स ने गवर्नेंस के प्रोसेस को रेवोल्यूशनाइज किया है, या वो गवर्नेंस के प्रोसेस को रेवोल्यूशनाइज कर सकता है। फिर आप एग्जांपल्स दे सकते हो डिफरेंट डिजिटल टूल्स की, कि जिससे अवाम को एंगेज किया जा सकता है और जिससे अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की तरफ स्टेक होल्डर्स को ले जाया जा सकता है। फिर आप ये बात कर सकते हो कि कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं, जब वो प्रिवेल हुए हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अगर प्रॉपरली वर्क करें तो किस तरह वो इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर बेहतरी लेके आ सकते हैं। फिर आप डिस्कस कर सकते हो कि जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है, वो जिस तरह इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करता है, तो वो उस इंफॉर्मेशन को किस तरह अवेयरनेस के लिए किया जा सकता है, उस इंफॉर्मेशन को। क्योंकि सबसे जो फास्ट स्पीड है वो सोशल मीडिया की है आजकल। तो सच्ची इंफॉर्मेशन को किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। वेल इन्फॉर्म्ड होंगे, वेल इक्विप्ड होंगे, वेल इन्फॉर्म्ड होंगे, प्रॉपरली डायरेक्टेड होंगे, वेल इन्फॉर्म्ड होंगे, प्रॉपरली प्लान्ड होंगे। और किस तरह डिजिटल डेमोक्रेसी के थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर बेहतरी लाई जा सकती है, वो मैं पहले जिक्र कर चुका हूं आपको, कि अपनी पॉलिसी बताएं, अपने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस का जिक्र करें, यानी इन सारी चीजों के थ्रू एजुकेट भी करें अवाम को और अवेयर भी करें। क्यों? कि इससे एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स बनता है, जो कि अभी राबिया बेटी ने मुझे बताया था कि किस तरीके से एक वेस्ट ने पॉलिटिकल डिस्कोर्स क्रिएट किया है बकायदा मीडिया के थ्रू। और उसके बाद फिर हम जिक्र कर सकते हैं कि ये जो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को किस तरह एनहांस करता है, और अगर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एनहांस होती है तो इसका मुल्क को क्या फायदा होता है। और साथ में ही हम बात करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि तूफान बदतमीजी ना मचाएं, फिर वो मिस इन्फॉर्म ना करें। कोई ना कोई मतलब लाजमी है कि बैन लगा देने से ही हल होता है किसी चीज का। उसकी प्रॉपरली सीविंग मॉनिटरिंग भी तो की जा सकती है ना। तो इसके बाद कंक्लूजन दिया जा सकता है। अच्छा, अब अगर इसका इंट्रोडक्शन लिखा जाए तो वो कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है: इन द एज dominated by digital technologies,
डेमोक्रेटिक डायनामिक्स आर अंडरगोइंग अ प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये बन गई तमहीद। और ये मैं आपको तब से बता रहा हूं जब से मैंने आर्गुमेंट बिल्ड करना सिखाया था कि स्टेटमेंट दो पहले। तो जब हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो शुरू में स्टेटमेंट्स ही देते हैं, फिर आगे आर्गुमेंट में चल के उसके एविडेंसेस वगैरह आते हैं। बल्कि स्टेटमेंट्स और एविडेंस, स्टेटमेंट, एविडेंस, रीजनिंग, ये तीन बातें ही मैंने आपको समझाई हुई हैं इंट्रोडक्शन से लेके, सपोर्टिंग पैराग्राफ से लेके कंक्लूजन तक। यही तीन चीजें चलती हैं: स्टेटमेंट, इंफॉर्मेशन, लॉजिक, एविडेंस। तो आज की जो एज है उसमें हर तरफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज फैली हुई हैं, और इसने जो डेमोक्रेटिक डायनामिक्स हैं उसमें भी बड़ी चेंज लेकर आया है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज की जो डोमिनेंस है, डिजिटल टेक्नोलॉजी की जो फोर्स है, जो उसकी एफिकेसी है, जो उसके इम्पैक्ट्स हैं, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस और पॉलिटिक्स के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए हैं। दूसरा फिक्रा: द फ्यूजन ऑफ डिजिटल डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हैज बिकम डिफाइनिंग फीचर ऑफ कंटेम्परेरी सोसाइटी। दूसरे सेंटेंस में मैंने ये बताया दूसरे सेंटेंस में मैंने ये बताया कि ये जो टॉपिक था, डिजिटल डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इनका आपस में कनेक्शन है, उनकी फ्यूजन है। और इनका जो आपस में इंटर रिलेटेडनेस है, इनकी जो आपस में फ्यूजन है, जो बॉन्ड है, अगर स्ट्रांग होता है तो मौजूदा सोसाइटीज का एक डिफाइनिंग फीचर बन सकता है। सोसाइटी का लैंडस्केप चेंज हो सकता है इससे, नेशंस का, इंटरनेशनल भी। लेकिन मीडिया के थ्रू बेईमानी तो फिर इंटरनेशनल लेवल की भी बेईमानी है ना। खैर, अब अगर इनका फ्यूजन हो जाता है और सोसाइटल डायनामिक्स रीडिफाइन होते हैं, सोसाइटी बेटरमेंट की तरफ जाती है, ये दूसरी स्टेटमेंट आ गई। अब तीसरी स्टेटमेंट देखें: as citizens gradually engaged in political concerns through online platforms, the kinetics of public engagement are evolving. अब सोशल मीडिया के थ्रू या इन तीनों की बॉन्डिंग के थ्रू जो सिटीजन्स हैं वो एंगेज हो रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं, ट्रेन हो रहे हैं। वो, उनको पॉलिटिकल कंसर्न्स का पता चलता जा रहा है, पता चलना चाहिए। अगर पता नहीं चलता जा रहा तो वही बात हो गई फिर के जो इसके सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो कंटेंट मेकर्स हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है ना कि अवाम को ट्रेन करें, एजुकेट करें। बहरहाल, as citizens gradually engaged in political concerns through online platforms, the kinetics of public engagement are evolving. इसके बाद अब ये थीसिस स्टेटमेंट, अब इन तीन लाइनों को दोबारा देखें जो तीन लाइनें पहले बोली थी। पहली लाइन सिर्फ ये बोली थी कि आजकल का जो जमाना है
डिजिटल टेक्नोलॉजी की डोमिनेंस है। डिजिटल टेक्नोलॉजी की डोमिनेंस की वजह से, उसके इम्पैक्ट की वजह से जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसके अंदर भी तब्दीलियां आई हैं। दूसरी लाइन ये थी कि ये जो तीन चीजें जो कि हमें एग्जामिनर ने दी हैं, फ्यूजन ऑफ डिजिटल डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हैज बिकम अ डिफाइनिंग फीचर फॉर कंटेम्पररी सोसाइटीज, तो ये बड़ा वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं तीनों मिल के, अगर सिंक्रोनाइज होके अगर बेटरमेंट का सोचें तो। सिटीजन्स क्या होंगे, एंगेज होंगे पॉलिटिकल कंसर्न्स में सोशल मीडिया के थ्रू, और उनकी एंगेजमेंट जो है वो इवॉल्व होगी, फिर पॉलिटिकली अवेयर होंगे वो। और थीसिस स्टेटमेंट आखिर में ये दी, द रिलेशनशिप बिटवीन डिजिटल डेमोक्रेसी, द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया एंड द कलेक्टिव इम्पैक्ट ऑन shaping and defining political participation is significant. जो रिलेशनशिप है डिजिटल डेमोक्रेसी का, जिसमें जो बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्टर बन सकता है सोशल मीडिया, डिजिटल डेमोक्रेसी के अम्ब्रेला में सोशल मीडिया एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्टर बन सकता है। और सोशल मीडिया क्या चीज प्रोड्यूस और सस्टेन कर सकता है, वो है शेपिंग एंड डिफाइनिंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। वो लोगों की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को शेप कर सकता है, रीडिफाइन कर सकता है, इवॉल्व कर सकता है, मैच्योर कर सकता है। ये चीजें हैं। तो मैंने डिजिटल डेमोक्रेसी और सोशल मीडिया को एक स्ट्रॉन्ग एक्टर के तौर पर यूज किया, लोगों में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, अवेयरनेस, एजुकेशन बढ़ाने का, और कहा कि यह चीज अहम है। और फिर मैं आपको अक्सर यही बताता हूं कि जो आपकी आउटलाइन होती है, सॉरी, जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट होती है, उससे अगला स्टेप अगर आप लेते हैं, उससे थोड़ा और आगे बोलते हैं, तो वो आपकी कंक्लूडिंग लाइन बनती है। कंक्लूजन पैराग्राफ और चीज है, कंक्लूडिंग लाइन और चीज है। अब यहां मैंने सिर्फ ये कहा था कि एक रिलेशनशिप जो है डिजिटल डेमोक्रेसी का और सोशल मीडिया, इनकी बॉन्डिंग, इनका रिलेशनशिप क्या करेगा, शेप करेगा, मैच्योर करेगा, डिफाइन करेगा। किस चीज को? अवाम को, अवाम की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को, उनकी पॉलिटिकल समझबूझ को। और कंक्लूडिंग लाइंस में लिखूंगा, एग्जामिनिंग बोथ द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। एक मिनट से मैं, अब कंक्लूडिंग लाइंस ये हो सकती हैं, एग्जामिनिंग बोथ द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, द इंटरप्ले ऑफ डिजिटल डेमोक्रेसी, कॉमा, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अब जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं, डिजिटल डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया, डिजिटल डेमोक्रेसी और सोशल मीडिया ने मिलकर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को इवॉल्व किया, और इन तीनों ने मिलके एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक फ्यूचर बनाया। यहां पर कंक्लूड करूंगा सर।
तो हुजूर गुजारिश आप लोगों से ये है कि जिनको आप ओपन एंडेड टॉपिक कहते हो ना, वो ओपन एंडेड टॉपिक जरूर होते हैं, लेकिन जो उनका प्रॉम्प्ट बनता है वो प्रॉम्प्ट बड़ा सॉलिड होना चाहिए। डिजिटल डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इसके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको आप जोड़ो, यही प्रॉम्प्ट बिल्डिंग है। देखो, ये जो आपसे ऐसे लिखवा रहे हैं ना, वो आप समझो कि आप ब्यूरोक्रेट बने बैठे हो, आपके सामने प्रॉब्लम आया है, आपने सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करना है ना, क्लियरली समझना है ना कि प्रॉब्लम है क्या, इशू है क्या। उसके बाद आप जो है ना पार्टीज के आर्गुमेंटेशन सुनो और आखिर में फैसला सुनाओ, डिसीजन करो आखिर में। ऐसे में ये चीज देखना चाहते हैं वो, कि ये इशू आपके सामने आया है, ये इशू है, ये प्रॉब्लम है। जब आपने प्रॉम्प्ट समझा है तो इसका मतलब है कि आपने इशू को समझा है कि इशू असल में है क्या। फिर आपने उसके आर्गुमेंट दिए हैं, आर्गुमेंट में आपने ये कहा है कि डिजिटल डेमोक्रेसी और सोशल मीडिया बड़े स्ट्रांग एक्टर्स हैं और वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर एवोल्यूशन लेके आ सकते हैं। और अगर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में एवोल्यूशन आता है, ट्रांसफॉर्मेशन आती है, तो इसका फायदा क्या होगा? पॉलिटिकल पार्टी, डिजिटल डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया स्ट्रेंथन अगर करते हैं, डिजिटल सोशल मीडिया के थ्रू डिजिटल डेमोक्रेसी के अंदर अगर एवोल्यूशन आता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आती है, तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ती है। और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ने का जो दूर रस नतायज हैं वो ये होंगे कि एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक फ्यूचर अपनी नस्लों पे आसान करोगे फिर आप। बात समझ लगी? आज तो बहुत तकरीर कर ली यार मैंने। जी सर, बहुत अच्छे से समझ आ गई बात। जजाकल्ला बेटे, जजाकल्ला।